जय हिंद डॉक्टर्स। हाँ, लास्ट क्लास में कोई होमवर्क दिया था मैंने? क्या दिया था? कौन कौन से दिए थे? एक ये दिया था, और एक पीछे कौन सा दिया था? तो ये कौन सा है? अच्छा, ये न्यूट्रलाइजेशन वाला है। अगर यहाँ पर इनके एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है 10 टू द पावर माइनस, सॉरी, -13, -12, -11, -10 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। आपको ये पता लगाना है मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस कौन करेगा। और दूसरी चीज कौन सा दिया था? और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, और आपको क्या दे रखा है? Ka दे रखा है 10 टू द पावर -5। K आपको दे रखा है 10 टू द पावर -5 दे रखा है ना। एक बार देख लेते हैं इनको। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको 4 वीक एसिड दे रखे हैं, Ha, Hb, Hc, Hd, और इनका क्या कराया गया? न्यूट्रलाइजेशन कराया गया। अब अगर वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे, मतलब वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कब करा सकते हैं? जब अपन यहां पर कोई एक बेस इंक्लूड करें, और यहां पर जो बेस इंक्लूड हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब यहां पर अपन कह सकते हैं वीक एसिड की रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस से करा रहे हैं, इसीलिए जाके क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब याद करो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि एसिड आएगा, बेस चिल्लाएगा, पर बेस चिल्ला के कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब एसिड आया तो मिलके तो जाएगा। जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? पानी बनाएंगे, और जब पानी बनेगा तो हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज हो रही है। न्यूट्रलाइजेशन में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जिसका न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, सपोज करो कोई न्यूट्रलाइजेशन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन मान लेते हैं अपन Na का हुआ है ना, इसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ, और इसने क्या करी? ज्यादा एनर्जी रिलीज करी। अब ज्यादा एनर्जी, पहले इतनी एनर्जी थी, अब ज्यादा एनर्जी रिलीज करा है। ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा मतलब खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। अगर खुद की एनर्जी कम हो गई तो स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल होगा, तभी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अगर किसी न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी है, मान लो न्यूट्रलाइजेशन हुआ NAD का, मतलब NaOH प्लस HD का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तो क्या बन गया? NAD बन गया, है ना। अब इसके पास पहले कुछ एनर्जी थी, इसने जरा सी एनर्जी रिलीज करी, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी या कम? ज्यादा। मतलब ये स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो मैं यहां पर कह सकता हूं अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होगी कम, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होगी कम, मतलब एनर्जी रिलीज करी होगी कम, एनर्जी सिस्टम के पास होगी
ज्यादा। अगर एनर्जी सिस्टम के पास ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? स्टेबिलिटी कम, मतलब मैं कह सकता हूं स्टेबिलिटी की जो बात कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? एसिड के लिए। मतलब मैं कह सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होगा वो ज्यादा होगा या कम? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगा? कम रिलीज करी, कम रिलीज करी, सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। मतलब मैं कह सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होगा वो क्या होगा? कम। एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। वीक एसिड होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। तो आप मुझे बताओ, अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कम मतलब इसका के भी कम। और अगर वीक है, एसिड वीक है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा, और जो कॉन्जुगेट स्ट्रांग होगा तो हाइड्रोलिसिस करेगा क्या? ज्यादा करेगा या कम? ज्यादा करेगा। अगर एसिड वीक है, अगर एसिड वीक है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अगर कॉन्जुगेट स्ट्रांग है मतलब हाइड्रोलिसिस क्या करेगा? ज्यादा करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं इसका एच जो होगा वो ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर ये आता है कि सर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम किसका होगा? सर मुझे कम तो -13 नजर आ रहा है। अरे टमाटर, ये माइनस ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है। ये माइनस क्या बता रहा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 13 यूनिट की रिलीज हुई है। एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 12 यूनिट की रिलीज हुई है। एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 11 यूनिट की रिलीज हुई है। एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 10 यूनिट की रिलीज हुई है। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर एनर्जी कम रिलीज हुई, मतलब सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा। सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम। उसकी स्टेबिलिटी कम मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कम। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कम मतलब के कम। और अगर इसका के कम है मतलब वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रांग होगा। मतलब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो सभी से स्ट्रांग होगा, मतलब वो हाइड्रोलिसिस करेगा। क्योंकि वीक कॉन्जुगेट कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो स्पेक्टेटर की तरह एक्ट करता है। वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग, तो मैं कह सकता हूं आंसर होगा 1 मोलर NAD। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। क्या? इस एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा, एसिड की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा करेगा। कहीं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा करेगा। स्ट्रॉन्ग है मतलब टूटेगा ज्यादा। कुछ सोचो एक बार, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, पूरा टूटेगा। पूरा टूटेगा मतलब न्यूट्रलाइजेशन पूरा करेगा। अब जब न्यूट्रलाइजेशन पूरा करेगा तो एनर्जी भी पूरी रिलीज करेगा जितनी कर सकता है, लपक के करेगा। और वीक होगा H2CO3, वो H प्लस देगा ही जरा से। अगर H प्लस जरा से देगा तो न्यूट्रलाइज भी होंगे जरा से, एनर्जी रिलीज भी होगी जरा से। ये बात समझ में आ रही है ना? हाँ, इधर देखें तो यहां पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे निकालना है ना? आपको क्या दे रखा है? के दे रखा है। अब के की मदद से मैं क्या निकाल सकता हूँ? के की मदद से मैं निकाल सकता हूँ के एच, है ना? के की मदद से क्या निकाल सकता हूँ? के एच निकाल सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ के एच का फॉर्मूला क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होता कहां पर है? वाटर में। किसका होगा? वीक का। वीक यहां पर कौन है? एसिड। तो मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 10 to the power -14 डिवाइडेड बाय 10 to the power -5 इज इक्वल्स टू 10 to the power -9। अच्छा, ये जो के एच आया है ये किस रिएक्शन का आया है? के एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? जब नमक को किस में फेंक दूं, और नमक यहां पर कौन सा होगा? वीक एसिड वाला। मतलब मैं कह सकता हूं जो सॉल्ट होगा वो होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का। जब इसको फेंकूंगा पानी में तो मुझे मिलेगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब इस इक्विलिब्रियम का मेरे पास क्या आ गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। कितना आ गया? 10 to the power -9। मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका निकालना है? इस रिएक्शन का निकालना है। कैसे निकालूं? सर देखो ना, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रिवर्स है इसके? और अगर रिवर्स है तो R से R मिलाऊंगा। रिवर्स जब होता है तो रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये आ जाएगा, जो के इक्विलिब्रियम होगा वो हो जाएगा 1/KH, और ये हो जाएगा 10 to the power 9।
ये आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ हाँ, डेल्टा एच आ रहा है -10। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो डेल्टा एच आ जाएगा +10, और ऊपर वाले का आएगा डेल्टा एच आएगा +13। तो +10 आया है, तो +10 आया है मतलब हाइड्रोलिसिस में एनर्जी कम देनी पड़ी है, एनर्जी कम देनी पड़ी है, मतलब फटाफट हो जाएगा। नॉट विजिबल। हाँ, अब एक काम करिए, क्वेश्चन लिखिए एक, क्वेश्चन बाद में लिखना। कॉपी में जो क्वेश्चन देते होंगे ना सारे मॉड्यूल, BB1 में किसी को डाउट है तो बोलो। BB1 इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक किसी को डाउट है तो बोलो। बनाया था। एक्सरसाइज नंबर 1, सॉरी BB2 में किसी को डाउट है तो बोलो। BB2 में किसी को डाउट। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किसी को डाउट। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 11 to 20, 11 to 20। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या डाउट आ गया? डाइल्यूशन लॉ कहां पर एप्लीकेबल है? डाइल्यूशन लॉ वहां पर एप्लीकेबल होता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। लिखवा भी रखा था ये तो, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, लिखवाया ये तो, है ना? छोड़िए, पता नहीं ऑनलाइन में कैसे डाउट पूछ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे डाउट पड़े हैं यहाँ पर, फिर भी अच्छा डाउट पूछ रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? 1 से 10 तक किसी को डाउट? 11 से 20 कोई कह रहा था कुछ? हो गया, अच्छा। क्या डाउट है बोलो ना। क्या था कि 16 में क्या डाउट था? कैसे हो गया ऐसे? अच्छा, हाँ क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा था यहाँ पे। सॉल्ट क्या होता है? 21 से 30, 21 से 30। भाई एलिस्ट्रेशन नंबर 3 में एक तो सॉल्ट दे रखा है ना, तो सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो तो कैसे दिखाएगा? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉलो नहीं होगा वहां पे। 21 से 30, 20, 28 में क्या हो गया? कौन से स्टेटमेंट में डाउट है? पता है एच, याद नहीं आ रहा। H प्लस आयन निकालने फोर्थ ऑप्शन में, H प्लस आयन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करा था तो वो भी याद नहीं आ रहा। चेक करो एक बार, पढ़ो क्वेश्चन, फिर पूछो मेरे से क्या डाउट था। हाँ, 31 से 40 किसी को डाउट? 41 से 50, 41 से 50 कौन सा? 47 था? अच्छा 47 तक ही था, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। 80 से 90, हाँ टमाटर। 80 से 90, क्या बात है यार। 91 से 107। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। पर मुझे एक बात बताओ, ये खुशी मेरी सही में अच्छी है या बहुत बुरी है? बनाया थे ना आपने यार, बहुत बढ़िया। लल्लू क्वेश्चन नहीं है। 99,
आप भी कौन से फेरे में फंसे 99 के? क्या हो गया इसमें? अरे टमाटर यहाँ पर नॉर्मेलिटी पहले ही दे रखी है। आप एक काम करो, मोलैरिटी निकाल लो। मोलैरिटी से H2 की मोलैरिटी निकालो, वो इतनी आएगी जितनी नॉर्मेलिटी है। करके देखो एक बार, मजा आएगा। पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा वही जो पहले आ रहा था। 107 तक किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2। 1 से 10 किसी को डाउट? 3 में कुछ भी नहीं था। डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिटिक एसिड और HCN, CH3COOH, CH3COO माइनस प्लस H प्लस HCN, H प्लस प्लस CN माइनस। मुझे एक बात बताओ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5। इसका दे रखा है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -10। ये समझ में आया क्या करा यहाँ पर? डाउट किसमें, किसको था इस क्वेश्चन में? ये समझ में आया क्या करा? यहाँ पर क्या कह रहा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड को पानी में डालोगे तो ऐसे टूटेगा, HCN को पानी में डालोगे ऐसे टूटेगा। इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं। मुझे एक बात बताओ ना, इन दोनों रिएक्शन के साथ ऐसा क्या करो कि जो क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है वैसी हो जाए। ऐड नहीं करना ढंग से, देखो टमाटर। CN कहां पर है? रिएक्टेंट साइड में है। CN कहां पे है? रिएक्टेंट साइड में है, तो इसको कहां पे लाना पड़ेगा? रिएक्टेंट साइड लाना पड़ेगा। मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। अगर इसको रिवर्स करूंगा मतलब ये हो जाएगा 1/, फिर इन दोनों को ऐड कर दूं। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5। हाँ, 1 टू 10 किसी को डाउट? 1 टू 10 किसी को डाउट? 11 टू 20, 16, 16। मुझे एक बात बताओ ना, टाइप कौन सा है? बेस लग नहीं रहा है, बेस ही है टमाटर। के भी दे रखा है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग या वीक? क्वेश्चन खत्म हो गया। केस 1, सिर्फ 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 पानी में वीक बेस पड़ा है, और अगर पानी में सिर्फ वीक बेस पड़ा है, ओस्वाल्ड के फॉर्मूला लगा दो, खत्म। आपको निकालना क्या है? अल्फा निकालना है। अल्फा क्या होता है? अमिताभ बच्चन जी कुछ कह रहे थे, अंडर रूट केवट ऐसी। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन का टाइप पता लगा लोगे ना, आधी झंझट तो खत्म हो जाएगी। कोई कोई इस क्वेश्चन में सॉल्ट के फॉर्मूले लगा रहा है, पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, पिछले बैच में यही लगा रहे थे, सॉल्ट के फॉर्मूले लगा रहे हैं। और आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कह रहा है पिरिडीन एक है कुछ, मुझे तो इतनी भी अक्ल नहीं है पिरिडीन होता क्या है, पर जब मैं यहां पर नीचे देखता हूं उसकी केबी की वैल्यू दे रखी है। अब केबी दे रखा है, पहले तो बी दे रखा है मतलब बेस है, मजा आ गया, बेस तो पता पड़ गया। अच्छा, केबी दे रखा है मतलब वीक है, इसके अलावा कुछ बात कर ही नहीं रहा। पूरे पानी में सिर्फ पिरिडीन पड़ा है, और पिरिडीन जब टूट रहा है तो पिरिडीन आयन दे रहा है, खत्म। मतलब वीक बेस है, हल्का सा टूट रहा है, कितना टूट रहा है ये पता लगाना है। मतलब अमिताभ बच्चन कहते हैं घर में खेलो KBC, और यहां पर के की जगह आ जाएगा KB, खत्म। क्वेश्चन खत्म हो गया, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। हाँ, 20 तक किसी को डाउट? 21 से 30 किसी को डाउट? पूछा भी ऐसा क्वेश्चन जो बहुत आसान था। एक्सरसाइज नंबर 2 में किसी को डाउट है तो बोलो। एक्सरसाइज नंबर 3, 1 टू 10 किसी को डाउट? 5। हाइड्रोक्सिल आयंस, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं पता है? OH माइनस, बस OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है। मुझे एक बात बताओ, सुनो पहले एक बात, यहां पर डिसोसिएशन हो रहा है बेस का, है ना? बेस कौन है? BOH है,
और डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है। अच्छा, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी और के बारे में बातचीत हो रही है क्या इस क्वेश्चन में? मतलब ओसवाल्ड डायरेक्शन लॉ लगाऊंगा, पानी में सिर्फ एक वीक बेस रखा था मैंने, मुझे निकालना है OH माइनस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है अंडर रूट Kb इंटू सी। क्वेश्चन खत्म। 1 to 10 में किसी को डाउट? 11 to 20 किसी को डाउट? 11 to 20, 11 to 20, 21 से 30, 31 से 40, 37, 37। H प्लस का कंसंट्रेशन दे रखा है ना? इसमें कह रहा है कि जितना पानी है उतना पानी और मिला दो, और OH माइनस का कंसंट्रेशन बताओ। मैंने मान लिया 1 लीटर है, 1 लीटर और मिला दूंगा, कितना हो जाएगा? 2 लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल सकते हो, नया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। नया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकलेगा, सुनना ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं आपको। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है? 10 टू दी पावर -4। ये दे रखा है क्या? कौन सा क्वेश्चन था? 37। हाँ, ये बात समझ में आ रही है? मैंने मान लिया वॉल्यूम 1 लीटर है। अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो मैं बोल सकता हूँ मोल्स ऑफ H प्लस कितने होंगे? 10 टू दी पावर -4। अब इसमें पानी और डाल दिया, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? डाइल्यूशन कर रहा हूँ। और अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ तो मोल्स ऑफ H प्लस जो होंगे वो कंजर्व रहेंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ H प्लस का जो नया कंसंट्रेशन होगा वो होगा मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर H प्लस आ गया तो क्या OH माइनस नहीं निकाल सकते हैं? OH माइनस हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -10, क्योंकि मुझे पता है H प्लस और OH माइनस का जो प्रोडक्ट होता है वो 10 टू दी पावर -14 के बराबर होता है। कहाँ गया क्वेश्चन? 2 इंटू 10 टू दी पावर -10, ठीक है। हाँ, 40 तक किसी को डाउट? 41 से 50, 53 तक किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 4 भी है क्या? बढ़िया यार, अच्छी बात है तो। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 मैंने आपको बता दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 50 तो आसान है ना यार। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर मैं बात करूं, आपको क्या निकालना है यहां पर? आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। और निकालना क्या है? पीएच निकालना है, ठीक है। आप देखो ना यहां पर आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। एच का फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट KH बाय, वीक कौन है? एसिड। KH बाय C, है ना। ऑनलाइन वाले जो भी हैं जिसको 52 में डाउट है वो देख लो एक बार। H का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट KH बाय C। और KH की जगह क्या लिख सकता हूं? KW डिवाइडेड बाय KA। तो यहां से आपको K की वैल्यू आ जाएगी। आप देखो यहां पर आपको H भी दे रखा है, KW भी दे रखा है, C भी दे रखा है, तो K आ जाएगा। और K कितना आ जाएगा? जब K निकालोगे ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -8। अब आपको क्या निकालना है? पीएच निकालना है। अब आप यहां पर देखो, जो पीएच निकालना है ना, मुझे पीएच पता है किसका निकालना है? पीएच मुझे निकालना है NaX का। NaX का, Na कौन है? बेस। X कौन है? एसिड, मतलब ये सॉल्ट है। सॉल्ट का पीएच निकालना है, तो सॉल्ट का पीएच क्या हो जाएगा? 7। एसिड जो है वो वीक है, मतलब ये हो जाएगा हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। क्वेश्चन खत्म। यार ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में आप देखो पीओएच दे रखा है 10। अगर पीओएच 10 दे रखा है तो पीएच कितना हो जाएगा?
अच्छा आप बताओ मुझे, बातें मत करो। पीओएच दे रखा है 10, तो पीएच कितना हो जाएगा 4। अब पीएच 4 हो जाएगा तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर क्वेश्चन नंबर 95 में देखें तो ऑप्शन क्या नजर आ रहा है, ऑप्शन एक आ रहा है नजर डी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नजर आ रहा है क्या? बी भी नजर आ रहा है, क्योंकि KW की वैल्यू क्या होता है 10 टू दी पावर -14 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर -10 करेंगे, आ जाएगा 10 टू दी पावर -4। तो आंसर क्या होगा, बी और डी, जो कि नल है ही नहीं। ठीक है, शायद तक इसमें डाउट होगा आपको, जो भी है। और 47 47 47 47 47 एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या हो गया। A salt X is dissolved in water of pH 7. The resultant solution becomes alkaline in nature. एक सॉल्ट है जिसको डिजोल्व किसमें करा है, पानी में। अब पानी में डिजोल्व करा है और रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या बन गया है, एल्कलाइन। तो आप मुझे बताओ सॉल्ट किस टाइप का होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन खत्म। हाँ हाँ वही तो, हो तो क्या 47 खत्म, एल्कलाइन बन रहा है। एल्कलाइन कब बन सकता है, जब स्ट्रॉन्ग कौन हो, बेस हो। ठीक है, पीएच 7 टू 1 का भी होता है, पीएच 7 1 का भी होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर सुनो आप ढंग से, फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया मतलब पीएच 7 हो गया वापस। पर यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है एल्कलाइन नेचर। अगर एल्कलाइन नेचर बोल रहा है मतलब पीएच क्या होना चाहिए 7 से ज्यादा। पीएच जो आपको जो दे रखा है वो पानी का दे रखा है 7। अब इसमें ऐसा कौन सा सॉल्ट डाले कि पीएच 7 से ज्यादा हो जाए, एल्कलाइन का मतलब ये है पीएच 7 से ज्यादा होना। तो आपको जो सॉल्ट डालना पड़ेगा वो डालना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बेस वाला। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन और, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म। पहला क्वेश्चन लिखिए, मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी, मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी, फर्स्ट ऑप्शन 0.01 मोलर KCl, सेकंड ऑप्शन 0.1 मोलर KCN, थर्ड ऑप्शन 0.01 मोलर KCN, फोर्थ ऑप्शन 0.001 मोलर KCN। मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बताइए, मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कौन सा ऑप्शन? क्या होगा, डी होगा। कैसे, कंसंट्रेशन ज्यादा तो क्या करूं, उसका क्या ज्यादा होगा, एच। मतलब मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस अगर अपन को चेक करना है तो एच से चेक करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। अच्छा इधर देखो, सुनना ध्यान से। भाई साहब KCl तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का है।
KCN 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 ये सभी क्या है? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इधर देखना ध्यान से, अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे क्या चेक करना होता है? एच चेक करना पड़ेगा, ये पता लगाने के लिए कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहां पर ज्यादा। ठीक है। अब अगर मैं एच की बात करूं तो एच का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट के एच बाई सी। और के एच की जगह क्या लिख सकता हूं? के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के एच। हाइड्रोलिसिस कहां पर होता है? वाटर में। किसका होता है? वीक का। वीक कौन है? एसिड। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो ध्यान से देखना, इन तीनों के लिए के डब्ल्यू कॉन्स्टेंट, इन तीनों के लिए के कांस्टेंट, क्योंकि एसिड सेम है। तो अगर सी होगा कम तो एच होगा ज्यादा, और सी कम कहां पर? फोर्थ में। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई यहां पर मेरे से बोल देता पीएच सबसे ज्यादा किसका होगा, तो किसका होगा? पीएच सबसे ज्यादा। गोचू ए तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग ही बेस है, होंगे तो इन तीनों में से ही है। बी का? अच्छा, यार ऐसे कैसे बता देते हो? अच्छा, पीएच का फॉर्मूला बता दो, चलो मुझे पता भी पड़ जाएगा, आपने 3 बार टेबल बनाई नहीं बनाई। पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ। क्या बात है! अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों के लिए 7 कांस्टेंट, इन तीनों के लिए हाफ पी के कांस्टेंट, पर अगर मैं यहां पर सी की बात करूं, जिसका सी होगा ज्यादा उसका लॉग सी भी होगा, उसका पीएच भी होगा। सी ज्यादा है बी का, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये बी ऑप्शन किसका है? पीएच का। डी ऑप्शन किसका है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का। तो 2 क्वेश्चन हो गए यहां पर, है ना? 2 क्वेश्चन हो गए। लिख लेना, अलग अलग करके लिखना, ऐसे नहीं बी भी टिक कर रहे हैं डी भी टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलू? यार इतना सा लिखने में इतना टाइम कैसे लग रहा है? बहुत सारा पढ़ना है आज अपन को। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, देखो आपने अपने मॉड्यूल के जितने भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के थे क्वेश्चन, वो सारे आप लगा चुके हो। पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शुरू होता है ना, उसका बेसिक क्वेश्चन यही है, पर आपके मॉड्यूल में एक भी नहीं है ना? बेसिक क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो यही है, लिखना है इसको ध्यान से। इफ 100 ml, इफ 100 ml, ये मिटा रहा हूं मैं। इफ 100 ml n/5 NH4OH, if 100 ml n/5 NH4OH solution is added to, solution is added to 100 ml n/5 HCl solution, then find pH of resultant mixture, then find pH of resultant mixture if Kb of NH4OH, if Kb of NH4OH is 10 to the power -5, if Kb of NH4OH is 10 to the power -5. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, इधर देखो एक बार, सुनते जाना बस।
यहां पर आपको दो अलग अलग सोल्यूशन दे रखे हैं और इन दोनों सोल्यूशन को अपन ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर NH4OH की, तो NH4OH जो है वो क्या है, एक वीक बेस है। अब वीक बेस है मतलब इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम जब आएगा तो क्या मिलेगा, NH4++OH-। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं टाइम t इज 0 पर इनिशियली ये कितना दे रखा था, 100 इंटू n/5, मतलब मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 20 मिली इक्विवेलेंट। तो ये जीरो, कुछ टाइम t पर जब ये टूटा होगा तो मैं कह सकता हूं 20 माइनस x, तो ये बनेगा x, ये बनेगा x क्योंकि वीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसी सोल्यूशन में क्या मिला दिया, HCl मिला दिया। अब अगर मैं इसमें HCl मिलाऊंगा तो होगा क्या, HCl क्या स्ट्रॉन्ग या वीक, पूरा टूटेगा, क्या इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं आएगा। अब अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl से मुझे क्या मिलेगा, HCl से भी मुझे कितने मिलेंगे, 20 मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा 20 मिली इक्विवेलेंट माइनस 20 मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि पूरा टूट जाएगा। तो ये बनेगा कितना, 20 मिली इक्विवेलेंट, और ये बनेगा कितना, 20 मिली इक्विवेलेंट। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलो। जब इसको इसमें मिलाऊंगा, जब इसको इसमें मिलाऊंगा और आयन इफेक्ट लग रहा है, तब आप मुझे बताओ इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा या घटेगा। मुझे पीएच निकालना है सोल्यूशन का, कैसे निकालूं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मुझे क्या निकालना है, पीएच निकालना है सोल्यूशन का। जैसे ही ये आएगा, ये H+ आएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये थोड़ा और टूट जाएगा, ये थोड़ा और टूटेगा, तो ये थोड़ा और बनेगा, फिर ये इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा, दोनों एक दूसरे को खाएंगे। पर ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की मदद से मैं कह सकता हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जाके ये टूटेगा, ये पूरा भी नहीं टूटेगा। ये तो कब टूटेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो नहीं होगा। तो मुझे बताओ पीएच कैसे निकालूं। यहाँ पर दो दो चीजें हो रही हैं, एक तो ऑड आयन इफेक्ट लग रहा है, ऑड आयन इफेक्ट लगने के कारण NH4OH टूटता चला जा रहा है। अब पता नहीं कब तक टूटेगा और कितना टूटेगा और कहां तक जाके टूटेगा, पता ही नहीं है। दूसरी चीज, ये H+ ये OH- मिलकर पानी बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, पानी के कारण ये डाइल्यूट होता चला जा रहा है, ये और फिर टूट रहा है। डाइल्यूशन के कारण भी तो टूटेगा, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन, ऑड आयन इफेक्ट भी लग रहा है। अब ये नहीं पता कब तक टूटेगा, पर ये पता है पूरा तो नहीं टूटेगा। याद करो मैंने आपको ऑड आयन इफेक्ट पढ़ाया था, पर कभी भी मैंने आज तक आपको ऑड आयन इफेक्ट के क्वेश्चन नहीं लगवाया। कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाया था, कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन भी कराया, ट्रिक भी बताई, अल्फा इज इक्वल टू Ka/C। ऑड आयन इफेक्ट के अगर क्वेश्चन आप लगाने जाओगे ना, तो लगाने तो चले जाओगे आप, पर फिर कभी नहीं आ पाओगे। है ना, समझ में आ रही होगी दिक्कत, लपक के भयंकर वाली दिक्कत है ये। ठीक है, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ऐसे तो नहीं लगा सकते अपन, तो कैसे लगाएं, इसको समझना। क्या करता जा रहा हूं, देखते जाना बस। मैं तो अब ये बोल रहा हूं, पहले तो मैंने क्या बोला था, ये पहले सोल्यूशन था, फिर इसमें ये मिलाया। मैं तो कह रहा हूं एक सोल्यूशन है जिसमें दोनों मौजूद है। नहीं बोल सकता क्या, बोल सकता हूं, एक सोल्यूशन है जिसमें दोनों मौजूद है। ठीक है, ये क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के बता दो, सॉल्ट बनाते हैं, और सॉल्ट बनेगा NH4Cl+ वाटर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, ये तो डाउट नहीं है ना। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, टाइम t = 0 पर इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स है, 20 मिली इक्विवेलेंट्स, इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स है, 20 मिली इक्विवेलेंट्स, ये कितने थे, 0 0। टाइम t = t पर ये कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20 मिली इक्विवेलेंट्स। और ये तो वैसे ही एक्सेस में है, क्योंकि सब चीजें बातें जो चल रही हैं वो एक्वस में ही चल रही हैं, तो इसकी तो बात करेंगे ही नहीं। तो यहां पर NH4Cl आ गया 20 मिली इक्विवेलेंट्स,
यहाँ तक किसको डाउट है तो बोलो। सर एक बात बताओ, सर एक डाउट ये आ रहा है कि NH4OH जो है ये तो वीक है, ये तो वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप मुझे बताओ यहां पर न्यूट्रलाइजेशन हुआ क्या? यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ? न्यूट्रलाइजेशन बोल रहा हूं मतलब कंप्लीट बात चल रही है, क्या यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होगा? तो फिर यहाँ पर क्या हुआ है? क्या यहाँ पर टाइट्रेशन हुआ है? क्या यहाँ पर टाइट्रेशन हुआ है? सर ये टाइट्रेशन क्या होता है? याद करो लैब में गए थे, टाइट्रेशन भी कराया था, एक कॉनिकल फ्लास्क था। अच्छा कॉनिकल फ्लास्क ही क्यों लेते हैं? ब्यूरेट, ब्यूरेट ही कहते हो ना, उसके नीचे कॉनिकल फ्लास्क था, वहां बीकर क्यों नहीं लिया? छोड़ो कोई बात नहीं, है ना। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब टाइट्रेशन कराते हैं तो कॉनिकल फ्लास्क क्यों लेते हैं, बीकर क्यों नहीं लेते, ये क्वेश्चन आया हुआ था। छोड़ो, आग लगाओ, बताऊंगा पीछे, पर पहले ये देख लो, पता चला ये भूल गए। सुनो इधर, तो जब टाइट्रेशन करा रहे थे, ब्यूरेट था, पिपेट भी लिया होगा, थोड़ा सा वो आपने सोल्यूशन यूज करा होगा, फिर डाला होगा आपने किसी एक कंटेनर में, फिर ब्यूरेट से टप 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 करके उसको आप टाइट्रेट कर रहे होंगे, नीचे पहले से सोल्यूशन मौजूद था, ये थोड़ा सा धीरे 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 करके ड्रॉप बाय ड्रॉप अपन डाल रहे होंगे, फिर उसको थोड़ा सा शेक करते करते एक ऐसा टाइम आता है जब कलर पिंक हो जाता है, और लाइट पिंक चाहिए होता है, बहुत लाइट, है ना, वो टाइट्रेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? टाइट्रेशन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है? ट्रीटमेंट हुआ है, ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। अगर न्यूट्रलाइजेशन होता तो पीएच भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, pH 7 बोल देता मैं डायरेक्ट, पर pH 7 तो नहीं होगा। pH 7 क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं डायरेक्टली देखकर बता सकता हूं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड है, तो जो pH होगा वो 7 से तो कम होगा, क्योंकि यहाँ न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर क्या हुआ है? टाइट्रेशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? ट्रीटमेंट हुआ है। मैंने यहां पर वीक बेस को किसके साथ ट्रीट कराया है? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट कराया है। तो यहां पर इन दोनों का क्या हुआ है? ट्रीटमेंट हुआ है। और यहां पर क्या आया है? इक्विवेलेंस पॉइंट आया है। ये इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जब ग्राम इक्विवेलेंस बेस के इक्वल हो जाए ग्राम इक्विवेलेंस एसिड के साथ, तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यहां पर बेसिकली क्या आया है? इक्विवेलेंस पॉइंट आया है, ना कि न्यूट्रलाइजेशन आया है। यहां पर अपन ने क्या करा है? एक एसिड को एक बेस के साथ ट्रीट करा है। और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जब N1V1 किसके बराबर हो जाए? N2V2 के बराबर हो जाए। तो यहां पर तो क्या आया है? इक्विवेलेंस पॉइंट आया है। और यहां पर क्या हुआ है? मैंने टाइट्रेशन कराया है। ये बात समझ में आती है यहां तक? और मैं यहां पर कह सकता हूं कि 20 खत्म होंगे और ये बनाएंगे 20। किस एविडेंस से बोल सकते हो? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इसका खत्म होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका खत्म होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका बनेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर इसके 20 मिली इक्विवेलेंट है, इसके 20 मिली इक्विवेलेंट है, तो खत्म भी होंगे 20-20 और वो बनेगा 20। पर अगर मेरे से कोई बोलते क्या यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हुआ है? नहीं, यहाँ न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। क्या यहाँ पर pH 7 आएगा? नहीं, pH 7 भी नहीं आएगा, यहाँ पर pH 7 से कम आएगा। बराबरी तो हुई है, पर बराबर वालों में बराबरी नहीं हुई है। बराबरी हुई है, पर क्या बराबर वालों में बराबरी हुई है? नहीं, बराबर वालों में बराबरी होती न्यूट्रलाइजेशन हो जाता, pH 7 आ जाता, तब मैं कह देता हूं न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रांग है वीक? अगर ये वीक है तो आप मुझे बताओ इसका अल्फा 1 होगा क्या? अगर इसका अल्फा 1 नहीं होगा, मतलब अल्फा 1 से, अगर अल्फा 1 से कम होगा, तो आप मुझे बताओ यहां से जो OH माइनस मिलेंगे क्या 20 मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे? नहीं। क्या यहां पर अल्फा 1 होगा? अगर यहां पर अल्फा 1 होगा, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर जो H प्लस मिलेगा वो 20 मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। यहां पर H प्लस 20 मिली इक्विवेलेंट मिलेगा, पर यहां पर OH माइनस 20 मिली इक्विवेलेंट से कम मिलेगा। सोल्यूशन एसिडिक ही रहेगा, न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोला है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसके 20 मिली इक्विवेलेंट खत्म होंगे, इसके 20 मिली इक्विवेलेंट खत्म होंगे, तो ये बनेंगे कितने? 20 मिली इक्विवेलेंट। न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट करा है। क्लियर है बात सभी को? अब आप खुद देखो, अपन क्वेश्चन को ऐसे डील कर रहे थे और अब कैसे डील कर रहे हैं? ऐसे डील कर रहे हैं। अपन को दिया क्या था? एसिड और बेस, मैंने दोनों खत्म करके क्या बना दिया? सॉल्ट बना दिया। और सॉल्ट भी कौन सा है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। क्या मुझे अब पीएच बता सकते हो?
कितना आसान हो गया क्वेश्चन। तो जब भी ऐसे ऑड आयन इफेक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे अपन उसको क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, एसिड बेस को ही खत्म कर देंगे, क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। और याद करो सॉल्ट की सबसे पहली कंडीशन मैंने यही बताई थी कि सॉल्ट बनेगा कब, जब एसिड और बेस बराबर मात्रा में डालोगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। चेक कर लो पेज नंबर 9, 10, 11, 12 सब में यही लिखा हुआ है, इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड एंड बेस। N1V1 किसके बराबर होगा, N2V2 के, तभी जाके सॉल्ट बनेगा। प्राइमरी कंडीशन होती है सॉल्ट की। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को, ठीक है यहां तक। क्योंकि अगर ऐसे एसिड और बेस मिलाने पर सबके सब न्यूट्रलाइजेशन करने लग जाते तो सबका पीएच साथ ही आता। तो कभी भी अपन को वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या वीक एसिड वीक बेस कभी मिल ही नहीं पाता। बात समझ में आ रही है। यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, क्या हुआ है, सिर्फ ट्रीटमेंट हुआ है। क्या मुझे पीएच बता सकते हो आप, बता सकते हो क्या पीएच, कैसे बताओगे, क्या नया कंसंट्रेशन निकाल लोगे इस सॉल्ट का, इसके मिली इक्विवेलेंस कितना है 20, वॉल्यूम कितना है 200 हो गया वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम 200 हो गया तो पीएच का फॉर्मूला लगा लो फटाफट। आंसर मैंने नहीं निकाला है पर मैं ये कह सकता हूं आंसर 7 से कम आएगा। फटाफट निकालो कितना आएगा, फटाफट फटाफट निकालो, फटाफट फटाफट फटाफट। बराबरी तो है, तभी सॉल्ट बनेगा। क्यों आएगा 7, वो कब निकालते थे, जब मैं मान के चलता था अल्फा 1 है, तभी तो बोलता था कि N1V1 जो सोल्यूशन का होगा वही H प्लस का होगा। ये कब बोलता था, जब अल्फा 1 होता था। यहां थोड़ा ना बोल पाऊंगा। कंसंट्रेशन क्या आ रहा है NH4Cl का, concentration of NH4Cl is equals to milli equivalents of NH4Cl divided by total volume। मुझे बता दो बस एक बात, वॉल्यूम यहाँ पर ml में रखूं या लीटर में, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻1। तो अगर इतना अगर आपको समझ में आता है तो मुझे पीएच का फॉर्मूला बताओ ना, पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। तो आप मुझे बताओ 7 माइनस पी के बी, के बी कितना 10⁻⁻5, तो पी के बी क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 1/2 लॉग 10⁻⁻1। मुझे एक बात बताओ 10⁻⁻1 -1 आगे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/2, ये हो जाएगा -5/2, तो ये कितना हो गया -2। 7 - 2 = 5, देखो 7 से कम आ रहा है, क्या आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोलो। हेडिंग लिखो अब, केस 12, केस 12, केस 12 क्यों पढ़ रहे हो सर, केस 12 तो पढ़ चुके हैं अपन। केस 12 का सेकंड केस था बफर, हेडिंग डालना केस 12 लिखकर बफर सोल्यूशन, बफर हेडिंग लिखो बफर सोल्यूशन। इसके बारे में पहले कुछ लिख लो फिर अपन इसको समझ लेंगे। केस 12 लिख दो आप, क्योंकि इसमें पता है पहले तो मैं बफर को थोड़ा बहुत डिफाइन करूंगा, पर सबसे पहले डिफाइन करने के बाद मैं समझाऊंगा भी यहाँ पर आपको सिंपल बफर। तो सिंपल बफर मैंने आपको लिखवाया था केस 12 के सेकंड केस में, वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। इसमें लिखो आप, इन सर्टेन एप्लीकेशन, इन इन certain application of chemistry and in certain application of chemistry and biochemistry, solutions of constant pH, solutions of constant pH is required, solution of constant pH is required।
full stop. These type of solutions these type of solutions are called buffer solutions. These type of solutions are called buffer solutions. Buffer solutions are those solutions, full stop के बाद लिखना, buffer solutions are those solutions which resist the change in pH. Buffer solutions are those solutions which resist the change in pH. ठीक है, अब अगर मेरे से कोई पूछे सबसे पहले तो कि बफर सॉल्यूशन कौन होते हैं, तो अगर बफर सॉल्यूशन की बात करें तो बफर सॉल्यूशन नाम तो आपने पहले सुन रखा होगा, है ना, बायो में भी सुना होगा शायद, आपने सुना है क्या बायो में? कहां पर सुना था? ब्लड। ब्लड क्या होता है? एक बफर सॉल्यूशन होता है। हाँ, क्यों, कैसे? वो कांस्टेंट पीएच मेंटेन करके रखता है, वो एक रेंज में ही पीएच को मेंटेन करके रखता है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं बफर सॉल्यूशन की, तो बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। जो क्या करते हैं? पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हाँ वो रही, जो पीएच के चेंज को क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। अब रेजिस्ट करने की बारी क्यों आ रही है? रेजिस्ट करने की बात ही क्यों चल रही है? रेजिस्ट करने की बात इसलिए चल रही है क्योंकि कोई चेंज कर रहा होगा पीएच, तभी तो रेजिस्ट कर रहे हैं किसी को। भाई कोई पीएच चेंज करेगा तभी तो रेजिस्ट करने की बात आएगी। कोई आपका दरवाजा खोलेगा तो आप क्या करोगे? उसको रोकोगे, रेजिस्ट करोगे, खोलने से मना करोगे। क्यों? क्योंकि खोलेगा तभी तो मना करोगे। अगर कोई खोल ही नहीं रहा होगा तो क्यों मना करोगे? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? या कोई सपोज करो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसको मना करोगे, मना करोगे, चिल्लाओगे मत करो। अब भले ही जबरदस्ती तंग करे या मस्ती में तंग करे, पर तंग तो कर रहा है और आप चाहते हो कि तंग ना करे। भले मस्ती में करे, जबरदस्ती करे, पर आप चाहते ही नहीं हो, तभी तो आप क्या करोगे? उसको रेजिस्ट करोगे। तो बफर क्या करता है? पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, मतलब कोई चेंज करने आया है, इसलिए बफर क्या कर रहा है? उस चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, उस चेंज को रोक रहा है। ये बात समझ में आती है? अब ये यूज कहां पर होता है? इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। केमिस्ट्री में भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। एक दो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सपोज करो ह्यूमन ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं टेबल पे रख देते हैं। भाई किसी ने किडनी डोनेट करी, लो रख दो यहाँ पर, या टेबल पे रख दो। टेबल नहीं मिल रही है, लो चेयर पे रख दो, वहां पर लो जमीन पे ही रख दो, छोड़ो छोड़ो। ऐसे थोड़ी ना रखते हैं, उसको किसी एक सोल्यूशन में डाल के रखते हैं। और वो सोल्यूशन कुछ इस तरीके का होता है ताकि उसमें जो पीएच है वो कांस्टेंट मेंटेन रहे। एक ऑप्टिमम पीएच पे ही उसको रखते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम पीएच पे अपन को ऑर्गन्स को रखना होता है, सेल को रखना होता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पीएच अगर मेंटेन रहेगा तो सेल वहां पर आसानी से काम करती रहेंगी। वरना अगर पीएच में चेंज नजर आ गया तो सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो फिर कोई काम का नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई सपोज करो बॉडी डोनेट करते हैं, उनको कैसे ही रख देते हैं, लोग खुले में छोड़ दो, गार्डन में छोड़े आओ, ऐसे थोड़ा ना करते हैं। उसको भी किसी में एक सोल्यूशन में डाल के रखते हैं ताकि पीएच क्या रहे? कांस्टेंट मेंटेन रहे, बॉडी खराब ना हो, बॉडी डिकम्पोज ना हो। ठीक है? तो वो जो सोल्यूशन में रखते हैं वो सोल्यूशन ही क्या होता है? बफर होता है, कांस्टेंट पीएच मेंटेन करके रखते हैं ताकि उसमें जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। एक और एग्जांपल देख सकते हैं अपन, जैसे अभी आप बता रहे थे ब्लड, ब्लड इन बॉडी, ब्लड इन आर बॉडी। अब अगर मैं बात करूं तो ब्लड का भी जो होता है वो पीएच एक फिक्स्ड रेंज में मेंटेन रहता है। ब्लड ब्लड क्या करके रखता है? पीएच को कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है। इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? 7.26 से लेकर होती है 7.42 तक, यही होती है ना? हाँ, तो जो ब्लड का पीएच होता है वो इतने ही रेंज में मेंटेन रहता है।
ठीक है। अब इसको मेंटेन करने के लिए दो कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो होता है H2CO3 और दूसरा होता है HCO3-। ये दो कंपोनेंट्स क्या करते हैं, ब्लड के पीएच को क्या करते हैं, कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं। कांस्टेंट मेंटेन रखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपने बॉडी में जो भी एंजाइम्स हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पर इफेक्टिवली वर्क करते हैं। इसलिए अपन ब्लड को क्या करके रखते हैं, इसको इसी पीएच रेंज में सेट करके रखते हैं। मतलब ब्लड में क्या होता है, एक बफर सोल्यूशन होता है जो पीएच के चेंज को क्या करता है, रजिस्ट करता है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को? तो यहां पर एक एग्जांपल लिखेंगे, ये लिख लो यहां पर एग्जांपल, ब्लड इन आवर बॉडी, और इसमें लिखेंगे बॉडी मेंटेन्स अ कांस्टेंट पीएच ड्यू टू बफर। बॉडी मेंटेन अ कांस्टेंट पीएच ड्यू टू बफर, full stop. In our body, in our body, in our body, the components responsible, in our body, the components responsible to maintain constant pH, in our body, the components responsible to maintain constant pH, to maintain constant pH in our blood, in our blood is H2CO3 and HCO3 minus, H2CO3 and HCO3 minus. For proper working of enzymes, for proper working of enzymes, they require particular temperature, they require particular temperature and optimum pH. They require particular temperature and optimum pH. अब इसमें लिखना conditions for buffer solution, conditions for buffer solution. इसको मैं एक बार मैं आपको समझा दूंगा, पहले लिख लो एक बार आप। किसी को भी क्या मैं बफर सोल्यूशन बोल सकता हूं? नहीं, किसी को भी मैं बफर सोल्यूशन नहीं बोल सकता। क्या कंडीशंस होनी चाहिए ताकि अपन बफर सोल्यूशन बोले? तो पहला पॉइंट लिखना, if we mix a small amount of, if we mix a small amount of strong acid or strong base, if we mix a small amount of strong acid or strong base, then pH of buffer solution, if we mix a small amount of strong acid or strong base, then pH of buffer solution will be almost unchanged, will be almost unchanged. Second point, on concentration or dilution, on concentration or dilution, pH of buffer solution will remain unchanged. On concentration or dilution, pH of buffer solution remain unchanged. अच्छा, बस एक चीज देखना यहां पर, ये जो H2CO3 है ना, ये पता है कहां से आता है? ये बेसिकली आता है CO2 से। CO2 अपन को एटमॉस्फेयर में मिल ही जाती है, साथ ही साथ अपन को पता है एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3। तो जब भी आपको यहाँ पर दिख जाए H2CO3 या H2CO3 की जगह आपको CO2 दिख जाए, तो समझ जाना यहाँ पर CO2 किसके साथ कंबाइन हो चुका है, वाटर के साथ, और क्या बना देगा, H2CO3। तो एग्जामिनर जो है वो आपको कंपोनेंट्स या तो H2CO3 एंड HCO3 माइनस दे सकता है, ठीक है। अच्छा, HCO3 माइनस की जगह यहाँ पर आपको HCO3Na भी दे सकता है, ये एनायन है तो कैटायन तो होगा ही, है ना। या आपको H2CO3 की जगह क्या दे सकता है, CO2 भी दे सकता है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं तो अपन ने दो चीजें देख ली कि भाई बफर होता कौन है, बफर कौन होता है, जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, ठीक है। अब बफर का यूज क्या होता है वो भी अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अपन को यह देखना है कि बफर की पहचान क्या होती है, बफर कैसे पहचाने।
बफर कहलाने लायक कौन से सोल्यूशन होंगे, किन सॉल्यूशंस को मैं बफर बोलूंगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं कंडीशंस फॉर बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, वो सॉल्यूशन जो 4 अटैक को सहन कर ले, वो सॉल्यूशंस बफर सॉल्यूशंस कहलाएंगे जो 4 अटैक को क्या कर लेंगे, सहन कर लेंगे। और अगर सहन करने के बाद उनके पीएच में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है तो वो बफर कहलाएंगे। अब 4 अटैक कौन से उनको झेलने हैं, पहला अटैक उनको झेलना है स्ट्रॉन्ग एसिड का, दूसरा अटैक उनको झेलना है स्ट्रॉन्ग बेस का, तीसरा अटैक उनको झेलना है कंसंट्रेशन का, और चौथा अटैक उनको झेलना है डाइल्यूशन का। जो सोल्यूशन ये चारों अटैक को झेल लेगा और उस सोल्यूशन का अगर पीएच ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रहेगा, वो बफर कहलाने के लायक होगा, और जो नहीं झेल पाएगा वो नालायक होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो वो सोल्यूशन जो चारों अटैक को झेल ले और उनके पीएच में ऑलमोस्ट अनचेंज नजर आए, उनका जो पीएच है वो क्या नजर आए, ऑलमोस्ट अनचेंज नजर आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कांस्टेंट नजर आए, कांस्टेंट कहना बिल्कुल गलत होगा। ऑलमोस्ट अनचेंज नजर आए तो वो सोल्यूशन बफर कहलाने लायक है, और जिनके पीएच में ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा वो बफर कहलाने लायक नहीं है। ये बात समझ में आती है। अब अपन को ढूंढना है बफर सोल्यूशन, तो ढूंढो। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ना शुरू करा था, वाटर। ये जब चैप्टर शुरू करा था तो वाटर पढ़ना शुरू करा था। तो वाटर का पीएच कितना होता है, 7। और याद करो वाटर में जब मैंने जरा सा HCl डाला था 0.1 मोलर, 0.1 मोलर कितना होता है, 3.65 ग्राम। HCl डाला मैंने 3.65 ग्राम। जब मैंने HCl डाला 0.1 मोलर HCl डाला तो पीएच 7 से 1 हो गया। जरा सा डालने पर ड्रास्टिक चेंज नजर आ गया। वाटर को मैं बफर नहीं बोल सकता। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। अब दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा, ये जो कंडीशन लिखाई है वहां पर एक और वर्ड लिखवा रखा मैंने, स्मॉल अमाउंट में डालना है, क्यों। मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। मुझे किसी सोल्यूशन का पीएच कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है। मैं चाहता हूं कोई सोल्यूशन है उसका मुझे कांस्टेंट पीएच मेंटेन करके रखना है, ये मेरे को एक टास्क दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो एक बात मुझे बताओ, क्या मैं उसमें जानबूझ के भर भर के एसिड डालूंगा, क्या मैं उसमें बेस डालूंगा, क्या मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, क्या मैं डाइल्यूशन करूंगा, नहीं। ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका कांस्टेंट पीएच मेंटेन करके रखना है, तो मैं थोड़ी ना जानबूझ के डालूंगा। तो यहां पर जब भी अपन एसिड बेस कंसंट्रेशन का चेंज या डाइल्यूशन का चेंज करते हैं तो जानबूझ के नहीं करते हैं, ये अपने आप गलती से हो जाता है। और जब गलती से गलती होती है तो छोटी सी गलती होती है है ना भाई, अपने आप हो रहा है और गलती से भी हो रहा है, तो गलती से जब गलती होती है तो क्या होती है, छोटी गलती होती है। मतलब यहां पर जो एसिड डल रहा है, बेस डल रहा है, ये अपने आप डल रहा है। अपने आप कैसे डल रहा है, एनवायरमेंट के कारण। वन ऑफ द रीजंस क्या हो सकता है, एनवायरमेंट। सपोज करो वाटर की बात करें, वाटर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल। खुला छोड़ दो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2, भर भर के CO2 है। CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, H2CO3 बना देगा। क्या मैंने जानबूझ के वाटर को एसिडिक बनाया, नहीं, ये अपने आप बना है। ये बात समझ में आ रही है। इसलिए पीएच जो चेंज होता है सोल्यूशन का, वो मैं नहीं कर रहा हूं जानबूझ के, वो क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है। स्मॉल अमाउंट में डाल रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में मिला रहे हैं। ये बात समझ में आती है, इसलिए वहां पर वर्ड लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट, ठीक है। ऐसे नहीं बोरा भर के डालेंगे, हम तो चेक करेंगे कि बफर है या नहीं है, बफर कहलाने लायक है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये समझ में आ गया स्मॉल अमाउंट क्यों लिख रखा है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि मैंने सेम क्यों नहीं लिख रखा पीएच, या कांस्टेंट पीएच क्यों नहीं लिख रहा। पीएच तो चेंज होगा पर एक पर्टिकुलर रेंज में चेंज होगा, ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगा। आप खुद देखो, ब्लड की भी तो पीएच की एक रेंज है, कांस्टेंट थोड़ी ना मेंटेन है, एक रेंज में ऑसिलेट करेगी वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। अब अपन को क्या करना है, अपन को क्या ढूंढना है, बफर ढूंढना है, और वाटर तो बफर हो नहीं सकता। फिर अपन ने देखा आगे, जब आगे अपन और केसेस पढ़ रहे थे तो अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करी थी, वहां पर डाइल्यूशन करा था और डाइल्यूशन के कारण पीएच में ड्रास्टिक चेंज नजर आ रहा था। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को भी अपन नहीं बोल सकते बफर, स्ट्रॉन्ग बेस को भी बफर नहीं बोल सकते। थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो अपन आए सॉल्ट पर, सॉल्ट में बफर मिलेगा। कितने सॉल्ट पड़े थे, 4, उसमें से सिर्फ एक में ही बफर मिलेगा।
कौन से में बफर मिलेगा? वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट में बफर मिलेगा। सर क्यों? कैसे कह सकते हो आप वीक एसिड वीक बेस में ही बफर मिलेगा? क्योंकि वो चारों अटैक झेल लेता है और उसके पीएच में कोई चेंज नजर नहीं आता। सर कैसे झेलता है, इसको भी अपन चेक करके देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? अब कंडीशन अपन ने लिख ली, है ना। कंडीशन क्या है बफर पहचानने की? जो सोल्यूशन स्मॉल अमाउंट के एडिशन करने पर, स्मॉल अमाउंट के एडिशन करने पर अगर पीएच अनचेंज्ड रहता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? बफर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लिखना बफर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। बफर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। क्या लिख ले? वो मैंने लिखवा दिया ना आपको, देखो आप, कंडीशंस फॉर बफर सॉल्यूशन। आप वहां पर ऐसे गोले कर सकते हो, गोले। स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा होगा, गोला कर दो। स्ट्रॉन्ग बेस लिखा होगा, गोला कर दो। कंसंट्रेशन लिखा होगा, गोला कर दो। डाइल्यूशन लिखा होगा, गोला कर दो। है ना, ऐसे गोले गोले कर दो, है ना। अच्छा इधर लिखो, बफर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। बफर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। बफर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? सिंपल बफर, सिंपल बफर। और कौन सा होता है? मिक्स्ड बफर। सर सिंपल को सिंपल क्यों कहते हैं? जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मिक्स्ड को मिक्स्ड क्यों बोलते हैं, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा सिंपल को सिंपल क्यों बोलते हैं। मिक्स्ड बफर भी दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। ठीक है, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे अपन, अगर मैं यहां पर सिंपल बफर की बात करूं, पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ सोल्यूशन ऑफ वन कंपाउंड। फटाफट जो करना है करो यार। मैं तो पहला पॉइंट बोल रहा हूं, आपको पॉइंट लिखना भी है तो लिख लो। सिंपल बफर क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि यहां पर जो बफर सोल्यूशन होते हैं उसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड मौजूद रहता है, सिर्फ एक कंपाउंड, एक एंटिटी। मिक्स्ड को मिक्स्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जो बफर सोल्यूशन बनता है वो मोर देन वन कंपाउंड बनता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दो कंपाउंड के कारण बनता है। अपने स्टडी जनरली दे रखी है दो कंपाउंड के कारण ही, भाई दो कंपोनेंट्स मिलाओगे बफर मिल जाएगा, है ना। डेरिवेशन भी ऐसा ही कुछ दे रखा है, पर दो कंपोनेंट के कारण बफर नहीं मिलता। मोर देन वन कंपोनेंट या मोर देन वन कंपाउंड बोलूंगा तो बिल्कुल सही कहना होगा, है ना। तो यहां पर अपन लिखेंगे इट इज अ सोल्यूशन ऑफ वन कंपाउंड। और वन कंपाउंड भी कौन सा होगा? वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंपल बफर की। अगर सिंपल बफर की बात करें तो सिंपल बफर में एग्जांपल क्या हो गया? वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट हो गया। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे। इसको मिटा दूं, है ना। सबसे पहले अब अपन क्या करेंगे? सिंपल बफर को चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे बफर को? चेक कैसे करेंगे बफर को? वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट को सिंपल बफर इसलिए बोला गया क्योंकि ये क्या करेगा? इन चारों अटैक को झेल लेगा। इन चारों अटैक को क्या कर लेगा? झेल लेगा। और झेलने के साथ साथ अपने पीएच पे कोई आंच नहीं आने देगा। ये बात समझ में आ रही है? अब कैसे झेलेगा समझना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अटैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड अटैक ऑफ डाइल्यूशन, साइमल्टेनियसली चलाऊंगा इन दोनों को। मुझे एक बात बताओ, वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है। अब अगर वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है, मुझे पीएच का फॉर्मूला बता सकते हो? बताओ ना फिर, फटाफट बताओ। 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। ये बात समझ में आ रही है? मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मैं सबसे पहले कंसंट्रेशन के अटैक की बात करूं तो मुझे पता है कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? C इज इक्वल टू एन बाई वी। सी इज इक्वल टू क्या होता है? एन बाई वी। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे कंसंट्रेशन चेंज करना है, अगर मुझे कंसंट्रेशन चेंज करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं। या तो मैं क्या करूं? मोल बढ़ा दूं तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा,
ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, कंसंट्रेशन बढ़ाना ही है तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि वॉल्यूम घटा दूं। मुझे कंसंट्रेशन ही तो चेंज करना है, अभी मैं किसी भी तरीके से करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, वॉल्यूम घटा दूं, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर मुझे कंसंट्रेशन चेंज करना है तो वॉल्यूम चेंज कर दूं, बोल सकता हूं ऐसे। और अगर मुझे डाइल्यूशन करना है तो फिर से मैं कह सकता हूं वॉल्यूम चेंज कर दूं। ये बात समझ में आती है? तो मतलब मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो अल्टीमेटली अपन यहां पर करके आ रहे हैं, वॉल्यूम या तो बढ़ा रहे हैं या वॉल्यूम अपन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और अगर अपन वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम अपन घटा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बात समझ में आती है? अब एक बात मुझे बता दो, इस फॉर्मूले में कहीं भी कोई कंसंट्रेशन वाली टर्म है क्या, कहीं भी कोई डाइल्यूशन वाली टर्म है? मतलब मैं कह सकता हूं अगर मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन चेंज करूं, अगर मैं थोड़ा सा डाइल्यूशन करूं, क्या पीएच पे कोई आंच आएगी? क्या पीएच चेंज होगा? ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। अब कौन सा अटैक कराना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अटैक कराना है। याद करो मैंने आपको बताया था वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट का एक एग्जांपल फटाफट। CH3COO NH4 कहां पर डालूंगा, पानी में, इक्विलिब्रियम आएगा, क्या मिलेगा, CH3COOH प्लस NH4OH। पहला स्टेप क्या बताया था, जो स्ट्रॉन्ग है तोड़ दो, तोड़ो इसको, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस वाटर। क्या एसिटिक एसिड को तोड़ूंगा, नहीं। क्या NH4OH को तोड़ूंगा, नहीं। मतलब मैं कह सकता हूं अगर मैंने वीक एसिड को, सॉरी, अगर मैंने वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट को पानी में फेंक दिया, अगर मैंने वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट को पानी में फेंक दिया तो मुझे कौन कौन नजर आएगा, मुझे नजर आएगा एसिटेट आयन, NH4 प्लस आयन, एसिटिक एसिड और NH4OH। पानी तो मौजूद रहेगा ही, ये चार टाइप के आयन नजर आएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं इस कंटेनर में कौन कौन मौजूद है, इस कंटेनर में मौजूद है CH3COO माइनस, इस कंटेनर में कौन मौजूद है, NH4OH मौजूद है, इस कंटेनर में और कौन मौजूद है, CH3COOH मौजूद है, और कौन मौजूद है, NH4 प्लस मौजूद है। बोल सकते हो ऐसे, और पानी ही पानी है। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कर रहे हैं अपन किसका अटैक, एसिड का अटैक। अगर मैं एसिड का अटैक करूंगा मतलब मुझे यहां पर क्या करना है, मान लो मैंने x मोलर HCl डाल दिया और एसिड का अटैक कराना है, मतलब यहां पर कौन आ गए होंगे, H प्लस आ गए होंगे, फ्री H प्लस आ गए होंगे यहां पर। अब मुझे एक बात बताओ, एसिड का अटैक करा है, फ्री H प्लस आया है, इन H प्लस को संभालने के लिए इन चारों में से दो व्यक्ति सामने आ जाएंगे, कौन कौन? अगर एसिड आया है तो सामने कौन अपनी शक्ल दिखाएगा, बेस दिखाएगा। अब आप मुझे बताओ बेस कौन है? मैं कह सकता हूं बेस है एसिटेट आयन और NH4OH। अब आप मुझे बताओ अगर H प्लस आएगा तो ये जो एसिटेट आयन है CH3COO माइनस, ये क्या करेगा, H प्लस को खा जाएगा और क्या बना देगा, CH3COOH बना देगा। साथ ही साथ यहां पर NH4OH भी मौजूद है, NH4OH प्लस H प्लस, ये क्या बना देगा, NH4 प्लस बना देगा, प्लस H2O बना देगा, NH4 प्लस बना देगा और H2O बना देगा। तो आप मुझे बताओ यहां पर जब मैंने बाहर से H प्लस डाले, क्या फ्री H प्लस अब मौजूद है सोल्यूशन में, कंज्यूम हो गए। क्या मैंने भर भर के एसिड डाला, स्मॉल अमाउंट में डाला, और अगर स्मॉल अमाउंट में डाला है मतलब ये सारे H प्लस क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ पीएच यहां पर अनचेंज रहा है नहीं रहा? पीएच कब चेंज होगा, जब फ्री H प्लस रहेगा, H प्लस नहीं, फ्री H प्लस रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो क्या एसिड के अटैक को झेल लिया, बिल्कुल झेल लिया, ये खत्म। अब अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस डालूंगा मतलब मैं क्या ऐड करूंगा यहां पर, मान लो NaOH ऐड कर दिया। अब अगर NaOH ऐड करूंगा मतलब यहां पर कौन चला आएगा, OH माइनस। तो यहां पर कौन चला आएगा, OH माइनस चला आएगा। अलग से बना लेते हैं। अब अगर मैं यहां पर बेस ऐड करूंगा, बेस कौन सा ऐड करा मैंने, NaOH ऐड करा, ठीक है। तो यहां पर क्या चला आएगा, OH माइनस, OH माइनस,
OH माइनस OH माइनस। अब आप मुझे बताओ, अगर बेस ने एंट्री मारी है तो अपनी शक्ल कौन दिखाएगा? कितने एसिड है यहाँ पर? 2 एसिड है। कौन कौन से एसिड है? मैं कह सकता हूं यहाँ पर एसिटिक एसिड एसिड है और NH4 प्लस एसिड है। बेस जब ऐड होगा तो यहाँ पर पहले इन्होंने अपनी शक्ल दिखाई थी और ये चुप बैठे थे। अब कहेंगे अब हमारी बारी है, तुम चुप हो जाओ। जब ये आएंगे तो क्या करेंगे, ये एक्सेस OH माइनस को क्या कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे। कंज्यूम कैसे करेंगे? जब CH3COOH आएगा, CH3COOH प्लस OH माइनस, ये क्या बना देगा, CH3COO माइनस बना देगा प्लस वाटर। जब NH4 प्लस आएगा, OH माइनस को कंज्यूम करेगा और क्या बना देगा, NH4 OH बना देगा। तो आप मुझे बताओ, क्या फ्री OH माइनस कंज्यूम हो गए? अगर फ्री OH माइनस कंज्यूम हो गए, ये कंबाइंड हो गए और ये फ्री नहीं रहे, तो मैं कह सकता हूं पीएच में कोई चेंज नजर नहीं आएगा। क्योंकि पीएच में तो तभी चेंज नजर आता है जब फ्री H प्लस हो, फ्री OH माइनस हो। ड्राई HCl लूंगा ना, ड्राई HCl वीक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि H प्लस नहीं देता है। पानी में डालूंगा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। क्यों? क्योंकि फ्री H प्लस आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताओ, क्या चारों अटैक झेल लिए किसने? वीक एसिड, वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट में। ये बात समझ में आ रही है? सर एक बात बताओ, बाकी तीन ने क्या बिगाड़ा था? बाकी तीन सॉल्ट कह रहे हैं कि ये हमारे साथ पैदा हुआ, हम साथ साथ रहते थे, सब कुछ साथ साथ करते थे, एक साथ करते थे। आप चुपके से आए, इसको उठा के ले गए और इसको बफर डिक्लेयर कर दिया आपने। बाकी तीन सॉल्ट ने क्या बिगाड़ा था? मुझे एक बात बताओ, वो ये अटैक झेल नहीं पाएंगे, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करके रखा है। प्रोटेक्ट क्यों करके रखा है? क्योंकि झेल नहीं सकते। क्यों नहीं झेल सकते? सुनना ध्यान से, यहां पर कंसंट्रेशन वाली टर्म आ जाती है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कंसंट्रेशन वाली टर्म आती है। ये दोनों अटैक नहीं झेल पाएंगे। अगर ये दोनों अटैक नहीं झेल पाएंगे, मतलब मैं कह सकता हूं इन चारों में से अगर एक भी अटैक नहीं झेल पाओगे तो बफर कहलाने लायक नहीं हो, नालायक हो आप। ये बात समझ में आ रही है? सर एक बात बताओ ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट ने क्या बिगाड़ा था? वहां तो सी भी नहीं आता, वहां तो के भी नहीं आता है, वहां तो कुछ भी नहीं आता है। वहां तो PKW डिवाइडेड बाय 2 ही आता है। वो तो पानी ही है, वो तो सीधा सीधा पानी ही है। पर मुझे एक बात बताओ, उस पानी में अगर बूंद बूंद करके आपने HCl मिला दिया तो ड्रास्टिक वे में उसका पीएच चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन सुनना, NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। क्वेश्चन सुनो मत, क्वेश्चन लिखो। बहुत हो गया, मैं क्यों सुनाऊं बार बार, थोड़ा आप भी लिखो। आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखो, है ना? ये मैं डाल दूं? ये तो लिख लो यार, ये फॉर्मूला तो लिख दो, है ना? और यहां पर अगर आप ऐसे चाहो तो इस पे ये चारों ऐसे ही अटैक दिखा दो। स्ट्रॉन्ग एसिड का भी अटैक कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस का भी अटैक कर दिया, डाइल्यूशन का भी अटैक कर दिया, कंसंट्रेशन का भी अटैक कर दिया, और इस सारे अटैक इसने झेल लिए, पीएच में कोई चेंज नजर नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन बोलूं? और यहां पर अपन ने किसका देखा है? स्ट्रॉन्ग एसिड का अटैक देखा है। स्ट्रॉन्ग एसिड अटैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पर क्या देखा है? अटैक ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। देखो एग्जामिनर ये नहीं बोल रहा है कि अटैक करके दिखाओ, उसको तो इससे मतलब ही नहीं है, उसको मतलब किसी और चीज से है। क्वेश्चन लिखना है। क्या नहीं लिखे हैं? अजय लिख देंगे आप? हाँ वही टाइम होने को आ रहा है, फटाफट लिखो।
क्वेश्चन वही बता रहा हूं मैं आपको। pH of 0.1 molar NaCl, pH of 0.1 molar NaCl, volume of solution is 1 liter। ऑप्शन आपको गिवन है 1, 7, 13, 6। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 13, थर्ड ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है 6। क्या होगा आंसर? पीएच पूछा है 0.1 मोलर NaCl का, 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। pH of 0.1 molar NaCl plus 0.1 molar HCl, pH of 0.1 molar NaCl plus 0.1 molar HCl, volume of solution is 1 liter। ऑप्शन है 1, 7, 13, 6। 1, 7, 13, 6 0.1 मोलर NaCl है, और इस 0.1 मोलर NaCl में आपने 0.1 मोलर HCl मिला दिया, तो पीएच आपको बताना है रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। अब आप में से बहुत सारे जने तो यहां पर रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, पर क्या रिएक्शन कराने की जरूरत है? ये NaCl जो है ना, ये टूटेगा किसमें? Na प्लस प्लस Cl माइनस में। दोनों के दोनों स्पेक्टेटर हैं, कुछ नहीं करेंगे। ये यहां पर NaCl जो है ना, ये एक वाटर की तरह काम कर रहा है, बस वॉल्यूम बढ़ाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो यहां पर अल्टीमेटली पता है कौन मौजूद है? HCl, और HCl का कंसंट्रेशन कितना है? 10 टू द पावर -1। तो मैं कह सकता हूं यही कंसंट्रेशन किसका होगा? H प्लस का। तो पीएच कितना हो जाएगा? 1। आप खुद देखो, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है, जरा सा आपने HCl मिलाया, पीएच देखो कहां से कहां तक आ गया? 7 से 1 आ गया। मतलब मैं कह सकता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट को भी अपन बफर नहीं बोल सकते, भले ही उसके फॉर्मूले में के भी नहीं आ रहा हो, के बी भी नहीं आ रहा हो, सी भी नहीं आ रहा हो। ये बात समझ में आ रही है? वो डाउट क्रिएट हुआ था ना कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कंसेंट्रेशन टर्म है। ठीक है, मान लिया, इसलिए उसको बफर नहीं बोला, क्योंकि डाइल्यूशन और कंसेंट्रेशन चेंज करने पर उसका पीएच चेंज हो जाएगा। पर सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो कंसेंट्रेशन टर्म भी नहीं आती है, के भी नहीं आता है, के भी नहीं आता है, तो उसको अपन ने बफर क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला। आई बात समझ में? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो यहां पर जाके आपका सिंपल बफर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब अपन को क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में? मिक्स्ड बफर। ठीक है, मिक्स्ड बफर को मिक्स्ड बफर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो बफर सोल्यूशन होता है वो मोर देन 1 कंपाउंड के कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क क्या है? कुछ भी नहीं है, आप टेस्ट की तैयारी करिए। थैंक यू।